भी यही शिक्षा पद्धति अपनाई गई। छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। छात्रों के अभिभावक स्वेच्छा से आश्रम के दान को और 4 साल से अधिक आयु के बच्चों को आश्रम में ही रहना पड़ता और उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही उन्हें इतिहास, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र ये सब पढ़ाया जाता था। हिंदी, संस्कृत और दक्षिण भारत की एक भाषा अनिवार्य थी। उर्दू, तमिल, तेलुगु और बंगला का अक्षर परिचय कराया जाता था। अंग्रेजी ऐच्छिक विषय था। विद्यार्थियों को दिन में 3 बार बहुत ही सादा बिना मिर्च मसाले का भोजन करना होता। उन्हें सादी और मोटी पोशाक पहननी पड़ती। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर जोर दिया जाता। मैं बालक और बालिकाओं की सहशिक्षा का समर्थन करता हूँ। मैं लड़कियों को 7 तालों में बंद करके रखने में विश्वास नहीं रखता और मिलने जुलने का मौका देना चाहिए। जब कभी आश्रम में विद्यार्थियों की कोई अनुचित व्यवहार की घटना हो जाती तब मैं उपवास करता। आश्रम में कटाई के साथ साथ धुलाई और पिटाई भी सिखाई जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को कोई ऐसी दस्तकारी सिखाई जाती थी जिससे उनकी पढ़ाई का कुछ खर्च निकल सके। जो विद्यार्थी मजबूत होते थे वो वर्ष में 3 महीने के लिए पैदल घूमने जाया करते थे। आश्रम में छुट्टी का कोई दिन नहीं था, किंतु सप्ताह में 2 दिन में बच्चों को कुछ समय दिया जाता था जिससे वो अपना काम पूरा कर सके। गुजरात विद्यापीठ में गांधी विद्यार्थियों को बाइबल की कहानियां पढ़कर सुनाते थे और अंग्रेजी साहित्य के कुछ चुने हुए अंश पढ़कर बताया करते थे। गांधी प्रचलित शिक्षा पद्धति को बिल्कुल बदल देना चाहते थे। वो इसे केवल प्रतियोगी लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के करोड़ों सामान्य लोगों के लिए भी उपयोगी बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी किसी महंगे स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो अपने बच्चों को कोई ऐसी महंगी शिक्षा नहीं देना चाहते थे जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी हो, और इसी कारण उनके बच्चे और उनकी पत्नी मन ही मन दुखी रहते थे। मैंने ये अच्छी तरह जांच किया है कि विदेशी भाषा सीखने के लिए लड़के कितनी मेहनत करते हैं और उनका कितना समय नष्ट होता है। किस प्रकार धीरे धीरे वो अपनी भाषा और साहित्य से उदासीन हो जाते हैं। विदेशी भाषा में शिक्षा पाकर वो अपने ही घर में परदेसी हो जाते हैं। लेकिन इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर भी उन्हें आत्मविश्वास पैदा नहीं होता और वो ये नहीं कर पाते कि पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद आगे तो करें तो क्या करें। गांधी चाहते थे कि देश की उच्च शिक्षा ऐसी हो जिसमें देश की अनेक वर्गों और परंपराओं तथा संस्कृतियों का मेल हो और नई दुनिया का ज्ञान भी। अगर कोई विद्यालय अपने छात्रों को किताबी ज्ञान के अतिरिक्त माली, रसोइये और सफाई कर्मी इत्यादि का काम भी सिखा सके तभी वो विद्यालय एक आदर्श विद्यालय कहलाएगा। क्योंकि विक्टोरिया क्रॉस पाने के लिए जितने साहस की जरूरत होती है, एक कुशल सफाई कर्मी बनने के लिए उससे कम साहस नहीं लगता। इसलिए वो विद्यार्थियों को लिखने से पहले पढ़ना सिखाने के पक्ष में थे। उनका कहना था अगर विद्यार्थी लिखने से पहले पढ़ेंगे तो वो सीधे सुंदर और सुडौल अक्षर ही बनाएंगे। उनकी खुद की लिखावट बहुत खराब थी जिस पर उन्हें बड़ी शर्म आती। बच्चों को पहले सरल रेखा, वक्र रेखा और त्रिभुज खींचना सिखाना चाहिए। उन्हें फूल, पौधे, पक्षी आदि आंकना सिखाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अक्षरों पर कलम नहीं फेरना पड़ेगा। प्रचलित शिक्षा पद्धति मेरी दृष्टि में तमाशाबंद है। ये शिक्षा बच्चों को अक्षरों में कलम फेरना तो सिखाती है, लेकिन उन अक्षरों को समझना नहीं सिखाती। इस शिक्षा से गांव के या शहर के किसी भी बच्चे की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। वो कहते थे कि बच्चों की मानसिक शक्ति के साथ साथ उनकी शारीरिक शक्ति का भी विकास, ताकि वो केवल किताबी कीड़ा बनकर रह जाए। 30 साल के चिंतन के बाद उन्होंने दस्तकारी के जरिए बुनियादी शिक्षा पद्धति निकाली। 63 वर्ष की अवस्था में कारावास के समय जिस शिक्षा प्रणाली की उन्होंने परिकल्पना की थी, वही बाद में जाके नई तालीम या वर्धा शिक्षा पद्धति के नाम से प्रचलित हुई। मैंने जो सबक तुम्हें याद करने के लिए दिया था, याद किया तुमने? क्यों याद नहीं किया? चलो मुर्गा बनो, बोलो क्यों याद नहीं किया? अरे बोलो। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये मार की भाषा समझते हैं, प्यार की भाषा नहीं समझते, ऐसे ही सीखेंगे। ये शारीरिक दंड देने से सीखते हैं। जी हाँ। जो शिक्षक बच्चों को मारने, पीटने या शारीरिक दंड देने में विश्वास रखता है वो एक अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता। एक बार क्रोध में आकर मैंने एक छात्र को गलती से छड़ी से मार दिया था, किंतु इस प्रकार क्रोध आ जाने पर मुझे बहुत ही दुख हुआ। उस छात्र को पिटाई से इतना दुख नहीं हुआ जितना इस बात से हुआ कि उसके कारण मुझे मानसिक कष्ट हुआ है, और बाद में आकर उसने उस चीज के लिए मुझसे माफी भी मांगी। शारीरिक दंड देने का गांधी के जीवन में यह पहला और अंतिम अवसर था।
गांधी विद्यार्थियों को खेल कूद में एक दूसरे से होड़ कराने के लिए खूब उत्साहित करते थे, लेकिन वो कभी भी पढ़ाई में एक दूसरे से होड़ कराने के लिए उत्साहित नहीं करते थे। उनके नंबर देने का तरीका भी सबसे अलग था। वो सबसे अच्छे छात्र के काम की तुलना दूसरे छात्रों से नहीं करते थे। जिस विद्यार्थी ने पढ़ाई लिखाई में तरक्की की है वो उसे ज़्यादा नंबर देते थे। और गांधी को अपने विद्यार्थियों पर इतना विश्वास था कि परीक्षा के समय वो किसी को निगरानी के लिए नियुक्त भी नहीं करते थे। आश्रमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य यही था कि बच्चों के अंदर स्वतंत्रता का भाव पैदा हो और एक छोटे से छोटा बच्चा भी ये जान ले कि वो भी कुछ है। मैं भारत के हर गांव में बुनियादी विद्यालय खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर शिक्षक और विद्यालय दोनों स्वावलंबी नहीं होंगे तो इस गरीब मुल्क के गांव-गांव में बुनियादी विद्यालय खोलना असंभव है। इसीलिए बुनियादी विद्यालय के छात्रों को कोई ना कोई दस्तकारी, साधारणता, कताई सीखनी पड़ती है ताकि वो स्वावलंबी बन सके। मेरा मानना है कि समाज में समानता और सच्ची शांति स्थापित करने का काम छोटे बच्चों से ही शुरू किया जाना चाहिए। गांधी कहते थे कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ लिख के हाथ से काम करने में शर्माए या हाथ से काम करना भूल जाए तो इससे बेहतर है कि वो अनपढ़ रहकर पत्थर ही तोड़े। गांधी ने अपनी नाती को कपास की खेती कैसे की जाती है, तकले की चक्की कैसे बनाई जाती है, सूत कैसे काता जाता है या तार गिनकर सूत कैसे अटेरा जाता है, ये सारी बातें सिखाते हुए उसे भूगोल, गणित, ज्यामिति और सभ्यता के इतिहास की बहुत सी बातें सिखाई। वो कहते थे चरखे एवं चक्के की नाली की बनावट को देखकर विद्यार्थियों को ज्यामितिक वर्ग, वृत्त, रेखाओं आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और कपास तथा लकड़ी की पैदावार की जलवायु से भी परिचित हो जाएंगे। इससे उन्हें भूगोल का भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भूगोल यानी ज्योग्राफी, और इससे उनके मन में नई चीज को जानने की इच्छा और उसे बनाने का आनंद भी पैदा होगा। रस्किन, टॉल्स्टॉय और रविन्द्रनाथ के शिक्षा संबंधी विचारों का प्रभाव गांधी पर पड़ा। गांधी भी उनमें से एक हैं जिन्होंने शिक्षा की समस्याओं पर अध्ययन किया है। गांधी ने बिहार में कई प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए, बंगाल में राष्ट्रीय विद्यालय और अहमदाबाद में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है। लेकिन ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि शिक्षा के नए नए सिद्धांत निकालने वाले इस जन्मजात शिक्षक को अर्जी देने पर 75 रुपए की मास्टरी तक नहीं मिली थी, जबकि वो लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास करके आ चुके थे। केवल ग्रेजुएट ना होने के कारण उनकी अर्जी नामंजूर कर दी गई। मैं केवल अच्छी नौकरी प्राप्त कर कुर्सी तोड़ने के लिए शिक्षा नहीं देना चाहता, बनाए और देश के वीर योद्धा बने। साथ ही विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है कि वो किसान के सुख दुख को समझें और उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करें। तभी सर्वसाधारण के मन में से असहायता, निराशा और कुसंस्कारों को दूर किया जा सकेगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह की शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, अगर वो लागू नहीं होती है तो किस तरह के परिणाम आ सकते हैं? प्रचलित शिक्षा प्रणाली से मैं बहुत ही निराश हूँ, क्योंकि ये शिक्षा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये बहुत सारे क्लर्क तो पैदा कर देगी, लेकिन देश के लोगों को एक बेहतर नागरिक बना पाए इसकी मुझे शंका है। क्योंकि जिस तरह का समाज हमारा है उसे बेहतर बनाने के लिए जिस शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ वो इसमें अपना योगदान दे सकती है। अन्यथा प्रचलित शिक्षा के ये साफ संकेत नजर आते हैं कि ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी अधिक गहरा कर देगी। तो ये थे गांधी के शिक्षा पर और कुछ और विषयों पर कुछ विचार, और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हमने एक गीत लिखा है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आए हो वो भी तो ऐसे ही स्कूल है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे नहीं है, अपना अपना नजरिया है ना। वोटिंग ले लो। तो दोनों नजरियों की कदर है ना, हमें दोनों एक्सेप्टेड है, कुछ के लिए हो सकता है। और देखो क्या है, हर जगह सब चीज परफेक्ट मिले वो जरूरी नहीं है ना। चीजों को परफेक्ट बनाने में हमारा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन चाहिए जितना और लोगों का चाहिए, है ना। अगर हमें अपने स्कूल में कोई चीजें पसंद नहीं आती है, मान लो, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्कूल छोड़ना पड़ेगा या उसको ठीक करना पड़ेगा? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ेगी।
है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। किससे बात करनी पड़ेगी? टीचर से बात करनी पड़ेगी। जब आप टीचर से बात करेंगे तो टीचर्स आगे बात करेंगे, है ना। तो हम लोग मिलजुल के अगर कुछ करेंगे तो चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी। मैं ये तो नहीं बोल रहा परफेक्ट हो जाएंगी, लेकिन आज से बेहतर होंगी, है ना। तो हमारा काम परफेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेहतर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ऐसा स्कूल बनाना है जहाँ आपको पढ़ने में मज़ा आए और पढ़ने के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी की करने को मिले, जो हमें मिलती भी है ना। हाँ, मिलती भी है ना। कुछ लोगों को नहीं मिल पाती होंगी, कोई कारण होंगे, शायद उसके लिए आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाना हमारे अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना हमारे काम है ना, हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने जो। तो अच्छा, जैसे हमने लास्ट में एक सवाल छोड़ा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें गांधी जी के बारे में मालूम थी, ठीक है। और हमने अभी ये परफॉर्मेंस देखी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें यहाँ पर पहली बार गांधी जी के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, ठीक है। तो कोई बताएगा, जस्ट रेज योर हैंड्स कि कौन बताना चाहेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे आज पहली बार गांधी जी के बारे में मिली, चाहे उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वानी आप आओ ज़रा, तो वानी एक बार शेयर करेंगे आज। सर, मुझे गांधी जी के बारे में ये पता चला कि वो कहते थे कि हमें सिर्फ पुस्तक को देखकर या फिर हमें, जैसे हम खेल खेलते हैं तो हम उसमें सिर्फ ये सोचते हैं कि हम बस गेम्स खेल रहे हैं मजे के लिए, लेकिन हमें उस गेम में भी कुछ ढूंढना चाहिए कि आगे चल के जब भी हम गेम खेलें हम कुछ बड़ा भी करें। ओके, थैंक यू। यस, आज पहली बार पता चला कि गांधी जी अंग्रेजी भी पढ़ाते थे, जो वो भी फ्री में, मतलब किसी से ना कुछ पैसे लेना, और मतलब इतनी दूर तक जाके वो पढ़ाते थे। ओके, वेरी, मतलब वो भी एक टीचर थे। यस, तो एजुकेशन का काम की शुरुआत टीचिंग से ही होती है। स्टूडेंट तो हम सभी होते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत, उसको समझने की शुरुआत टीचिंग से ही होती है। तो गांधी जी ने ऐसे ही नहीं बात बोली, बल्कि उन्हें बाकायदा जो है पढ़ाया भी, और पढ़ाने के बाद ही जो है और पूरी हिंदुस्तान को घूमा भी, तब उनको समझ में आया कि हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। यस, आप आओ, मैं सबको बुलाऊंगा, है ना। जब एक का हो जाएगा, जस्ट रेज योर हैंड्स आफ्टर उसके बोलने के बाद, है ना। हमें सबको पता है कि सबसे गलती होती है, तो हमें ये भी पता लगा कि गांधी जी से भी एक बार गलती हुई और उन्होंने एक बच्चे को भी अपनी झड़ी से मारा था, ये बात पता लगी। वेरी गुड। तो वो कह रहे हैं कि हम सबसे गलती होती है, हम सभी इंसान हैं, तो हमें अपनी गलतियों को, अगर हम एक गलती को बार बार कर रहे हैं और सुधार नहीं रहे हैं तो कई सोचने की बात है। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि हमसे गलती हुई है और हम उसको सुधारते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। प्यार से समझाने से ही हम समझते हैं। यस, फालतू को बच्चों को मारने में वो हम ये भी सिखा सकते हैं कि आपकी क्या गलती हुई है, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और आगे चल के अच्छा कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो देखो, यहाँ पर बड़ों द्वारा बच्चों को मारने की बात नहीं है। हैंड्स डाउन। अभी पहले बात सुन लेते हैं। कुछ लोग साथ बगल में बात कर रहे हैं अपने, एक बार सुन लेते हैं। बताया, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाते हैं अपने लाइफ में जो हमें सीखनी नहीं चाहिए। हम भी अपने फ्रेंड्स को गलत बात बोलते हैं, मार भी देते हैं, गाली भी दे देते हैं, डांट भी देते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? है मोहित करते हैं? नहीं सुना ना? हाँ, तो हमें वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं हम? पता नहीं, आदत हो जाती है। यानी कि हम अगर एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं, हमें उसकी आदत हो रही है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसे अभी भी देखो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इस क्लासरूम में भी ऐसे होता है, कोई एक बच्चा उठता है, वो बात करता है या टीचर बात करते हैं और हम लोग सुनते नहीं हैं।
तो अगर आप सुन नहीं रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम कर रहे हो या कुछ है। आपकी अपनी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अपनी बात कर रहे हो, तो सिंपल बात है, आपको या तो मेरी बात में मज़ा नहीं आ रहा है ना, या आप और उसको क्या लगेगा सामने वालों को कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी जब बुरा लगता है ना, जब कोई आकर के आपसे बात करे और आप उसकी बात ना आप बात करो और वो आपकी बात ना सुने, तो बुरा लगता है ना। अगर आप क्लास में कई बार खड़े होकर अपनी बात करते हो, कोई बच्चा ना सुने तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। तो हमें सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? ठीक है। तो और प्ले के बारे में और क्या चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि जो गांधी जी के स्कूल में होता था वो हमारे स्कूल में भी होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगे कि वो हमारे स्कूल में अगर होगा तो हमारा स्कूल पहले से बहुत अच्छा है और वो और भी अच्छा हो जाएगा? Sir, I think more discipline, some more tightness कि अगर ये चीज़ है तो यही चीज़ है। स्कूल को और डिसिप्लिन करना चाहिए आपको, है? अच्छा, कुछ मना कर रहे हैं, इधर आओ, आ जाओ। वो जो ये कह रहे हैं, हाँ आप कुछ बोलोगे, आ जाओ। तो वो कह रहे हैं स्कूल को टाइट होना चाहिए और डिसिप्लिन करना चाहिए बच्चों को, ठीक है? तो बच्चों का ये मानना भी है। जैसे गांधी जी के स्कूल में वो पढ़ने और खेलने के अलावा और भी कई काम करवाते थे, जैसे झाड़ू पोछा उनसे करवाते थे ताकि उनको घर के काम, खाना बनवाते थे और जूते सिलवाते थे ताकि उनको बाकी काम भी आने चाहिए, सिर्फ पढ़ने लिखने के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ और बहुत सारे काम जो हमारे जीवन में हैं वो भी हमें सीखने चाहिए। At voice modulation, and I would choose the students of my age group I want to tell them the story, and I would add voice modulation and interesting things. Like today, my friends and we are liking things related to technology, so I will add interesting things related to technology. Like there is an app camera in our cell phones. In that app, we can make PPTs, and the framework of that app is already done. We just have to input our information in it and our. So that PPT would be the visual that you would be using. Yes, everyone, please listen. She is hearing that she will try to use the PPT for her storytelling. Okay? So how will you use that to tell a story? I will use रुक गई। स्टार्ट। Okay, yes, we have another child. Please listen to her. Please. If I will tell a story, so I will first of all make my story with pictures, and I will tell it like बैठ जाओ। enjoyfully way, like the mom said that one student used the language like cricket वगैरह playing, so I will also use that language type and some new unique way so that no one will bore from my story, and I first of all work on my speaking for this story. Tell the story, so
engage your students along with you. For example, if there is a small song or a famous dialogue of a particular character, you will engage them and you will ask them to do funny. Great. So, hello everyone, I am back to tell you a few pointers regarding public speaking. So, as you can see, I am a public speaker of BNPS of grade 6. So, I have few pointers that I would like to share. Are you ready? Yes! Are you ready? That's my energy. Well done. The first point is have these shoes. What do you think? Do you like me while standing here only? Do you like? If I was standing here and telling this one, do you like it? Exactly. We have to work here and there. So second point is we have to also build our confidence because we are not nervous as it is our first time. But if others will know that we are nervous, so they will not interested. Do you know that I am so nervous? Do you know? Exactly. Point that I would always notice my speak because I think it does not, for me it does not matter we speak in English, Hindi or in which language. For me it's matter to speak. So come on, everyone cheer up yourself, come on stage and try to open yourself. Thank you. Tell you 3 points about the storytelling. So are you ready? Yes. There are so many listeners. Are you ready? So first point is if our children is speaking, you didn't want to speak in between if she was and he was speaking. So the second point is if a child is speaking first time and the confidence is low, so you want to cheer up for a high confidence. Can you cheer it? Yes. Can you cheer it? And you will tell the story in your classes, right? So it's